अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। आज अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम को कलअदम करार देते हुए जो चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त थी वो मंजूर कर ली है। इसी फैसले के बाद अगर आप देखें तो जो सियासतदानों के खिलाफ केसेस और इंक्वायरीज़ की लेवल तक जो मामला थे वो दोबारा से अब ये कहा जा रहा है कि वो बहाल होंगे। इसी के साथ साथ अगर इसमें आप एक नुकता देखें तो आज के फैसले के बाद जो ब्यूरोक्रेसी का मामला था कि उनके खिलाफ भी केसेस होंगे, तो वो शिक सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी है। अलबत्ता जो सियासतदान हैं उनके खिलाफ जो केसेस बंद हुए, जो रेफरेंसेस बंद हुए, अब वो दोबारा जो है वो बहाल होंगे। इसी के साथ साथ आज मुस्लिम लीग नून की जानिब से राना सनाउल्लाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि नवाज शरीफ जिसकी तारीख 21 अक्टूबर दी गई है वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आने से पहले हिफाजती जमानत करवाएंगे और उसके बाद वो वतन वापस आएंगे। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो आज दूसरे रोज़ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास लाहौर में जारी रहा और उसमें भी एक बार फिर इलेक्शन का मुतालबा किया गया और इलेक्शन कमीशन से ये कहा गया है कि वो इंतखाबात के हवाले से तारीख का ऐलान करे। नैब तरामीम के हवाले से भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बात की है और उन्होंने कहा कि ये फैसला मुतवक्किल था और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि वो पहले भी नैब का सामना कर चुके हैं और अब भी करेंगे। इसी मामले पर हम बात करेंगे जो ओवरऑल सिचुएशन है इंतखाबात के हवाले से और जो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो सेनेट में चीफ व्हिप हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर सलीम मांडवी वाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मांडवी वाला साहब। इस वक्त अगर आप देखें तो मामला आपके सामने होगा कि सुप्रीम कोर्ट का आज अहम फैसला है। अब उसमें जरदारी साहब, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब, स्पीकर कौमी असम्बली का नाम भी लिया जा रहा है, लेकिन उसमें आपका नाम भी लिया जा रहा है कि आपके खिलाफ भी जो केस बंद हुआ था अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आपके खिलाफ दोबारा वो केस जो है बहाल होगा। देखिए नादिर, ये थोड़ी आप लोगों को जरा रिसर्च करनी चाहिए खबर चलाने से पहले। देखिए, हमारा जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट की अमेंडमेंट पार्लियामेंट की अमेंडमेंट, नैब की अमेंडमेंट आने से पहले मेरिट पे डिसाइड हुआ था और वो केस हमारा जो था वो इसका कोई ताल्लुक नहीं था। ये जो अमेंडमेंट आई थी नैब की ऑर्डिनेंस, तो ये आप भी वो केस अटेंड करते थे और देखते थे और जज ने वो पूरा केस, मेरे पास ऑर्डर मौजूद है कि उन्होंने वो मेरिट पे डिसाइड किया था और उन्होंने कहा था कि ये कोई केस ही नहीं है, ये प्राइवेट ट्रांजैक्शन है और इसके खिलाफ जो है वो मेरा नाम नैब ने एक्सप्लॉइट किया और उस वक्त की गवर्नमेंट ने ये केस बनाया। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा न्यूज देने से पहले थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए न्यूज चैनल्स को कि बस वो जो आया, जो बड़े बड़े नाम मिले उनका जी इनके केस दोबारा खुल जाएंगे। कैसे केस दोबारा खुल जाएंगे? वो तो कोर्ट ने डिसाइड किया है, कोई पार्लियामेंट ने या किसी और ने थोड़ी डिसाइड किया है। और बाकी अभी ये डिसीजन आया है, इसका रिव्यू फाइल होगा, रिव्यू के लिए नया पैनल बैठेगा और वो डिसाइड करेगा। ये कोई मजाक तो नहीं है कि जी इतने केसेस डिसाइड हो गए, अमेंडमेंट इतनी बड़ी आई और इतनी बड़ी मेजॉरिटी से आई और उसके बाद जो है आप कहते हैं कि जी ये गलत है, ब्यूरोक्रेट्स के लिए ठीक है और पॉलिटिशियंस के लिए गलत है। तो ये कैसे, ये क्या, किस किस्म का ऑर्डर है? तो मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत बायस किस्म का ऑर्डर है और इस पे रिव्यू फाइल होंगी और डेफिनेटली ये रिव्यू में जाएगा। लेकिन मांडवीवाला साहब, जो आपके खिलाफ केस था, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ना उन अमेंडमेंट्स का ताल्लुक था और ना इस सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आपके खिलाफ जो केस था उस पर लागू होता है। आपका फैसला जो है वो अदालत पहले ही सुना चुकी है, मामला निमट चुका है। बिल्कुल, और ऐसे सिर्फ मेरा नहीं है, कई नैब के केसेस जो हैं वो इस ऑर्डर से पहले के डिसाइड हुए थे, जिससे इस अमेंडमेंट का कोई ताल्लुक नहीं, मगर उन सबके नाम लिए जा रहे, जिसमें मेरा भी ना, खैर मेरा तो डायरेक्टली कोई केस था नहीं, मुझे तो उसमें इन्वॉल्व किया गया था, आपको पता है। तो वो तो कोई केस ही नहीं था, प्राइवेट नेचर का केस था और इसमें इसीलिए ये उनको बेसिकली हमारे, सॉरी टू से, हमारे मीडिया को भी सनसनी खेज खबरें देनी होती हैं। तो वो ये नहीं देखते कि जी कौन सा केस एक्चुअली डिसाइड हुआ था इस अमेंडमेंट से पहले और कौन सा नहीं हुआ था, बस जो नाम है वो चला दे। हाँ,
लेकिन मांडवियाला साहब, इसमें जो आपकी लीडरशिप है, जरदारी साहब हैं, फरियाल तालपुर साहिबा हैं, दीगर स्पीकर कौमी असम्बली हैं राजा परवेज अशरफ साहब, उनके नाम तो हैं। तो पीपल्स पार्टी तो पहले ही नैब कवानीन पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रही है, काला कानून जरदारी साहब उसको करार देते रहे। तो अब आप नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी के लिए दोबारा मुश्किलात होंगी अगर ये केसेस खुलते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि जी देखें, ये केसेस का अगर कुछ होना होता तो ये केसेस कब के बने हुए हैं। मेरा ख्याल 8-10 साल से ज्यादा तो जरदारी साहब के केस तो मेरा ख्याल कोई 20 साल होने को आए। तो अगर 20 साल में आप केस डिसाइड नहीं कर पाए तो अब आप क्या खोल के दोबारा क्या डिसाइड कर देंगे, अनलेस कि वो डॉक्टर डिसीजन हो। अदरवाइज तो इन केसेस में कुछ है नहीं। लेकिन आपने रिव्यू का जो जिक्र किया मांडवियाला साहब, हम ये कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी इरादा रखती है, कोई लीगल टीम को एडवाइस दी गई है या इस पर मुशावरत होगी? देखिए, इस पे पार्टी का तो कोई पोजीशन नहीं ले सकती, क्योंकि हर आदमी का इंडिविजुअल केस है, उस पर इंडिविजुअल केस बना है। मगर मैंने जितने लोगों से भी बात की है, वकीलों से बात की है, वो सब यही कह रहे हैं कि जी हम रिव्यू में जाएंगे और इसका रिव्यू जो नई बेंच बनेगी, नए चीफ जस्टिस आएंगे, वो इसको सुनेंगे। अच्छा, लेकिन इसी के साथ साथ मांडवियाला साहब आप बताइएगा कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी था, आप उसमें शरीक थे, उसमें क्या अहम फैसले जो हैं वो हुए हैं? बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है, लेकिन उससे हटके ये भी कहा गया है कि जरदारी साहब को लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे वो जरदारी साहब के सामने रखे गए। तो जरदारी साहब ये मामला किसके साथ उठाएंगे? हुकूमत के साथ उठाने जा रहे हैं या क्या मामला है? देखिए, बेसिकली थोड़ा वो था, एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसके लिए क्लैरिटी लाना जरूरी थी। और कुछ मेंबर्स को भी कंसर्न थे कि जी आईबी कुछ गलत किस्म के काम कर रही है, फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, लोगों को परेशान कर रही है, कुछ दूसरी एक्टिविटीज भी हो रही हैं। तो कुछ सिंध वालों को भी कंसर्न था कि सिंध में जो केयरटेकर गवर्नमेंट आई है वो केसेस बना रहे हैं, मतलब वो चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, केसेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के खिलाफ। तो बेसिकली केयर टेकर गवर्नमेंट का तो ये काम नहीं है। केयर टेकर का गवर्नमेंट का तो काम है इलेक्शन करवाना और डे टू डे बिजनेस चलाना। तो अगर वो इस तरफ चली गए हैं कि जी उन्होंने केसेस बनाने हैं और उन्होंने लोगों के पीछे जाना है, तो मैं समझता हूँ कि फिर मसाइल पैदा होंगे। लेकिन आज तो सिंध में हमने देखा है कि तब्दीली भी आई है। ढागा साहब जो उनका जो पोर्टफोलियो था, शायद अब ये भी खबरें आ रही हैं कि उनसे भी वो वापस लिया गया है। तो केयरटेकर गवर्नमेंट में आप भी समझते हैं कि सिंध में कोई ऐसे इश्यूज अभी चल रहे हैं? मैं समझता हूँ कि जितना केयरटेकर गवर्नमेंट अपने मैंडेट से बाहर जाएगी ना किसी भी प्रोविंस में, तो मसाइल तो होंगे। पॉलिटिकल पार्टीज रिएक्ट करेंगी और वो कहेंगी भाई ये इनका काम है क्या कि जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको रोक दिया जाए, जो प्रोजेक्ट नहीं चल रहे या नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें उनका काम नहीं है। दे मस्ट कंटिन्यू विद व्हाटएवर वाज डिसाइडेड बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट एंड दैट इज ऑल। और तो कुछ उनका काम नहीं है करना। मगर देखने में ये आ रहा है और स्पेशली सीएम सिंध ने काफी चीजें उठाई कमेटी में और कहा कि ये सारी चीजें गलत हो रही हैं, ये इनका मैंडेट नहीं है एंड दैट इज ऑल। हाँ, लेकिन मांडवियाला साहब इसी के साथ साथ अभी आपने जिक्र भी किया सिंध के हवाले से, तो बड़ी खबरें आई कि पीपल्स पार्टी के बहुत से लोगों के नाम जो हैं वो स्टॉप लिस्ट में डाले गए हैं, बाहर जाने नहीं दिया गया। फिर हमने देखा कि मुकेश चावला साहब अदालत में पेश हुए, उन्होंने जमानत ली। अब आप क्या समझते हैं कितने लोग हैं जिनके नाम स्टॉप लिस्ट में डाले गए हैं, आप समझते हैं, या इन खबरों में भी कोई सदाकत नहीं है? देखिए, पता नहीं मुझे स्टॉप लिस्ट का, बट ये मैंने भी लोगों से सुना कि स्टॉप लिस्ट में लोगों को डाले गए हैं। फिर उन्हीं लोगों को मैंने देखा ट्रैवल करते हुए। तो मुझे नहीं पता ये स्टॉप लिस्ट कोई एक्चुअली है भी कि नहीं है, वैसे ही मतलब जस्ट डिस्कशन के लिए है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसी कोई चीज है भी तो मैंने तो नहीं देखा किसी को रुकते हुए, ट्रैवल करते हुए, सब जा रहे हैं आ रहे हैं। लेकिन मांडवियाला साहब इसी के साथ साथ अगर आप देखें सिंध से हटके अगर हम बात करें तो वफाक में ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो काबीना में फवाद हसन फवाद समेत जो 4 से 5 शख्सियात जो मुस्लिम लीग नून के बहुत करीब रहीं उनको शामिल किया गया है काबीना में। तो सीसी में इसका जिक्र हुआ है या इस हवाले से पीपल्स पार्टी इस तमाम फैसलों को कैसे देखती है? सीसी में बिल्कुल इसका जिक्र हुआ है, इसका कंसर्न लोगों ने शो किया है
कि ऐसा लग रहा है कि जो वफाक में कैबिनेट है वो PMLN की है, केयर टेकर कैबिनेट भी और मिनिस्टर्स भी। तो ये तो कंसर्न बिल्कुल CEC में शेयर हुआ है और लोगों ने इस पे काफी बात की। अच्छा, तो ये मामला टेकअप होगा मांडेला साहब? देखिए, टेकअप तो अब हमने मैंडेट जरदारी साहब को दे दिया है पूरी CEC ने, और अब उनका बोर्ड डिसाइड करेंगे वो बात क्या उन्होंने बात करनी है, किससे बात करनी है और कैसे बात करनी है। लेकिन इसी के साथ साथ मांडेला साहब, अगर आप देखें तो काबीना से हटके अगर हम बात करें तो मौलाना साहब ने तो पीपल्स पार्टी पे पूरा मलबा डाल दिया। आपने देखा होगा कि कुछ रोज़ कबल उन्होंने कहा था कि अगर पीपल्स पार्टी मान जाती तो इंतखाबात हो जाते। तहरीक अदम एतमाद के वक्त पे हमने ये राय दी थी कि इलेक्शन की तरफ जाएं, लेकिन पीपल्स पार्टी का ये ख्याल था कि नहीं, हुकूमत में शामिल होना चाहिए। आप समझते हैं कि इंतखाबात में ताख़ीर की जिम्मेदारी पूरी की पूरी पीपल्स पार्टी पर डालना दुरुस्त है? मौलाना साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त है? भाई मैं तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मौलाना साहब ये कैसी बात कर रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब की मीटिंग हुई थी और हमने उनको नॉमिनेट किया था एज प्राइम मिनिस्टर। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम रोक रहे हैं? ये सारी पहल तो PMLN की तरफ से हुई थी। तो ये कहना मौलाना साहब को कि जी हमने मना किया कि इलेक्शन नहीं होंगे, ये तो बिल्कुल मैं तो समझता हूँ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर दी है उन्होंने। या तो वो उनको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, उनको आइडिया ही नहीं था कि क्या हो रहा है, तो इस किस्म की बात नहीं। लेकिन मांडेला साहब जो मौलाना साहब के साथ मुलाकातें हुई थी वो जरदारी हाउस में या मौलाना साहब की रिहाइशगाह पे, हमने देखा उन अहम मुलाकातों का आप भी हिस्सा थे। आपको कहीं लगा मौलाना साहब की बातों से कि वो विलिंग नहीं थे हुकूमत में शामिल होने के लिए? क्योंकि शेरी रहमान साहबा से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा वजारतें मौलाना साहब हमसे मांग रहे थे जब हुकूमत तश्कील दी गई। तो बिल्कुल सही कह रही है शेरी रहमान, बिल्कुल सही कह रही। अच्छा। उन्होंने सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट वजारतें खुद अपने लिए मांगी। तो ये कहना अब कि हम इलेक्शन चाहते थे और पीपल्स पार्टी नहीं चाहती थी, मैं समझता हूँ ये मौलाना साहब गलत बात कर रहे हैं, उनको नहीं करनी चाहिए ये बात। मांडेला साहब, इसी के साथ साथ बड़ा जिक्र हो रहा है, हमने कल देखा कि लतीफ़ खोसा साहब को पीपल्स पार्टी की जानिब से शोकाज नोटिस भी जारी किया गया। फिर कुछ खबरें आई कि वो इनवाइटेड हैं CEC में शिरकत के लिए, फिर कुछ खबरें ये भी आई कि उनको दावत ही नहीं दी गई। ये मामला क्या है? CEC ने कोई फैसला किया है कि उनकी रुकनीत ख़त्म की जाए या उनको नोटिस जारी किया जाए? एतजाज़ एहसन साहब को भी नहीं, ये बिल्कुल CEC ने ही फैसला किया था कि उनको शो कॉज नोटिस किया जाए। अब जी देखें, खोसा साहब बड़े पुराने मेंबर हैं इस पार्टी के। बेनजीर भुट्टो के साथ उन्होंने सारे टेन्योर गुजारा है, हमारे गवर्नर रह चुके हैं, लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। कौन सा ऐसा इम्पोर्टेंट ओहदा नहीं है जो खोसा साहब ने नहीं किया है। मेरे भी अच्छे, हमारे कई लोगों के अच्छे दोस्त भी हैं, केसेस भी हमारे लोगों के लड़ते रहे। तो अब ये कहना कि जी मेरा माइंड चेंज हो गया है इतने जमाने के बाद, तो मैं खोसा साहब को हमेशा यही कहता हूँ कि खोसा साहब आप शायद कोई डिफरेंट ओपिनियन रख रहे हैं, मगर द फैक्ट इज कि आपको जो जगह पीपल्स पार्टी ने दी है वो और कोई नहीं दे सकता। तो सर क्या इरादा है पीपल्स पार्टी का? ये अगर जवाब आ जाता है तो मामला हल हो जाएगा, या आप समझते हैं कि खोसा साहब या एतजाज़ एहसन साहब बहुत दूर निकल चुके हैं, अब शायद वापस ना आ सकें? नहीं, एतजाज़ साहब तो पिछली CEC में आ गए थे। अच्छा, पिछली जो कराची में लास्ट CEC कराची में थे, बिल्कुल उसमें थे। जी जी। तो मैं समझता लेकिन इसी के साथ साथ जी मांडेला साहब, मैं समझता हूँ कि एतजाज़ साहब और खोसा साहब ने सारी जिंदगी पीपल्स पार्टी में गुजार दी है। अब अगर वो सोचते हैं कि किसी और पार्टी में जाके उनको शायद कोई जगह उनकी बन जाएगी, मैं नहीं समझता। और ये मैं समझता हूँ कि उनकी गलतफहमी है। ये जहाँ आपने जिस पार्टी में सारी जिंदगी गुजारी है उसको अब आप छोड़ के कहाँ जा सकते? लेकिन मांडेला साहब, ये जो बातें हुई, हमने देखा कि पहले पीपल्स पार्टी ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखा कि आइन में हल्का बंदियों का जिक्र नहीं है, इसलिए हल्का बंदियां ना करवाएं, बस बल्कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं। लेकिन जरदारी साहब ने बयान दिया कि इलेक्शन कमीशन जो वो पाबंद है हल्का बंदियों का। उसके बाद ये तासुर मिला कि शायद बिलावल साहब और जरदारी साहब में कोई इख्तलाफात हैं। आप बताएंगे कि जरदारी साहब ने CEC को एतमाद में लिया, वो जो बयान दिया गया था कि हल्का बंदियां ज़रूरी हैं, तो इस मामले पर क्या पेशरफ्त हुई? देखिए, बिल्कुल कोई इख्तलाफात नहीं है, क्लैरिटी नहीं थी। और CEC में फारूक नाइक साहब ने पूरी ब्रीफिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, ECP के रूल्स के ऊपर,
हर चीज के ऊपर कि कहाँ क्या चीज होने से कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट होता है, इलेक्शन नहीं हो सकते। आपको याद होगा 2018 में हम स्पेशल तरमीम लाए थे कि 2017 के जो सेंसस हुए हैं या जो पुराने सेंसस हैं हम उसी पे इलेक्शन करवाएंगे, तब जाके 2018 में इलेक्शन हुए थे, अदरवाइज इलेक्शन नहीं होते, 2018 में डिले हो जाते। तो अब जो इश्यूज हैं जो होने वाले हैं, अगर वो नहीं होंगे तो फिर आपको आईनी तरमीम चाहिए दोबारा इलेक्शन कराने के लिए। तो आईनी तरमीम अब कहाँ से होगी, असेंबली ही नहीं है। तो ये सारे मसाइल हैं जो फारूक नाइक साहब ने लीगल साइड पे पूरी एक्सप्लेनेशन दी हैं और वो सही थी। तो ये क्लैरिटी की जरूरत थी जो पहले हो नहीं रही थी, और मेरा ख्याल इस सीईसी में वो क्लैरिटी हो गई। और तो मतलब जरदारी साहब और बिलावल साहब इस मामले पे मांडीवाला साहब सेम पेज पर हैं? बिल्कुल जी, सीईसी के बाद जितनी मैं समझता हूँ बातें क्लियर नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, वो सारी क्लियर हो गई। लेकिन मांडीवाला साहब एक आखिरी सवाल के, आप देखें कि बलूचिस्तान में हमने देखा कि पीपल्स पार्टी बड़ी मुतहरिक थी और कहा जा रहा था कि शायद बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कुछ रहनुमा पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करें। उसके बाद हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक साहब ने अपनी जमात बना ली, इस्तेहकाम पार्टी पंजाब में बन गई। ये तासुर दिया गया कि शायद पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान से भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। अब ये कहा जा रहा है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो सिंध में GDA से राब्ते कर रही हैं। आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी को साइडलाइन किया जा रहा है, ये जो इस्तेहकाम पार्टी बनना, खटक साहब की जमात बनना, फिर GDA के साथ नून लीग के जो राब्ते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये चीजें कुछ चेंज होती रहती हैं, बट वी आर वेरी मच इन द गेम। और मैं समझता हूँ कि ये जो सीईसी हुई है कल, उससे हमें थोड़ी क्लैरिटी आ गई है, और इसीलिए जरदारी साहब को मैंडेट दिया गया है कि अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसको क्लियर करें, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको क्लियर करें और आगे बढ़ें। तो मंडल साहब, इसमें इंतखाबात के लिए हम ये कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी, क्योंकि आपने मुतालबा किया है, वो मुतालबा आप पहले भी कर रहे थे, सीईसी के बाद भी बिलावल साहब ने यही कहा है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। अगर ये नहीं होता तो फिर हम ये समझें कि आप इलेक्शन कमीशन जाएंगे जैसे आप पहले गए, या फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाएंगे? देखें, सुप्रीम कोर्ट में तो ऑलरेडी पिटिशन हुई हुई है इलेक्शन के लिए, मगर डेफिनेटली हम दूसरी पार्टियों से बात करेंगे और इस पे एक कंसेंसस क्रिएट करके फिर हम इलेक्शन कमीशन को अप्रोच करेंगे कि जी आप इलेक्शन की डेट दें। लेकिन ये जो अलवी साहब ने खत लिखा है इलेक्शन कमीशन को और कहा है कि वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें, तो उस खत को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो तो अलवी साहब कोशिश कर ही रहे थे, पहले भी कोशिश कर रहे थे कि मैं किसी तरीके से इलेक्शन की डेट दे दूं, मगर अब जो अमेंडमेंट की है और जो नया कानून है उसके तहत तो इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करेगा डेट। उन्होंने जो लेटर भी लिखा है, उन्होंने अपॉइंट करना है किसी को, इस पे भी ब्रीफिंग दी थी फारूक नाइक साहब ने कि उनका मैंडेट नहीं है इलेक्शन की डेट देना, वो अपॉइंट कर सकते हैं कि जी आप इलेक्शन की डेट दें, वो ये कह सकते हैं, बट वो ये नहीं कह सकते कि इस दिन इलेक्शन हो। मतलब सीईसी जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी है, लेकिन जो सदर ने खत लिखा था उसको आप समझते हैं कि वो कोई उसकी कानूनी हैसियत नहीं है? नहीं है, सीईसी ने यही एग्री किया है। तो सर, एक आखिरी सवाल मुख्तसर सा कि अब आगे स्ट्रेटेजी फिर क्या होगी? आज की सीईसी में कोई फैसला हुआ है कि ये चीज़ें अगर डेवलपमेंट आती है सामने, जैसे नवाज शरीफ साहब की वापसी है, तो उनकी वापसी का मामला भी ज़ेर बहस आया कि उनकी वापसी के बाद जो सियासी मंजरनामे में कोई तब्दीलियां अगर आती हैं तो क्या स्ट्रेटेजी होगी? PMLN की हमने कोई डिस्कशन नहीं की, कोई पॉलिटिकल पार्टी की डिस्कशन सीईसी में नहीं हुई। ओके, ठीक है मांडीवाला साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सलीम मांडीवाला साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और आज जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पीपल्स पार्टी की थी उसका जो इजलास हुआ, उसमें जो सदर की जानिब से खत लिखा गया था उस हवाले से कहा गया कि उस खत की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, बल्कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी है। लेकिन इसी के साथ साथ एक बार फिर आज भी सीईसी की मीटिंग के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह मुतालबा किया है कि इंतखाबात से के हवाले से जो तारीख है उसका ऐलान इलेक्शन कमीशन करे। अब इस सारे मामले के बाद, या जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसके बाद
अब लीगली जो एक सूरत हाल सामने आएगी, क्या चैलेंजेस होंगे इलेक्शन कमीशन के लिए, या फिर ये जो इंक्वायरीज खुलती हैं तो सियासतदानों के लिए क्या मुश्किलात जो हैं वो पेश उनको आ सकती हैं? इस पर हम बात करेंगे कंवर दिलशाद साहब से, लेकिन हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। सलीम मांडवीवाला साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस फैसले के बाद अब सियासतदानों के लिए कितनी मुश्किलात जो हैं वो पैदा कर सकता है। फिर इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो तमाम तकरीबन सियासी जमातें पीपल्स पार्टी के अलावा ये मुतालबा कर रही हैं कि हल्का बंदियाँ करवाएं, और पीपल्स पार्टी मुसलसल ये मुतालबा कर रही है कि फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। जिस वक्त ने पीपल्स पार्टी के मुलाकात की थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, उसमें भी ये मुतालबा दोहराया गया था कि अगर इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो जाता है तो जो इस वक्त गैर यकीनी की सूरत हाल है एटलीस्ट वो ख़त्म हो जाएगी। कंवर दिलशाद साहब से हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। इस वक्त आज की जो अहम डेवलपमेंट है वो आपके सामने होगी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया, जो तरामीम थी नैब के हवाले से उनको कलअदम करार दिया गया। आप क्या समझते हैं कि इंतखाबात में जाने वाले जो सियासतदान हैं उनके लिए अब आने वाले दिनों में कितनी मुश्किलात ये पैदा कर सकती हैं? ये सवाल मुझसे कर रहे हैं? जी सर। इस पे सबसे बड़ी अहम बात है जो इलेक्शन का जो 90 दिन का जो तस्वर है, आइन में आर्टिकल 48 का हवाला भी दिया जा रहा है, आर्टिकल 224 का भी हवाला दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने रोड मैप दे दिया है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कहा जी पहले हम हल्का बंदियाँ करवाएंगे, फिर इंतखाबी फरिश्ते मरतब करेंगे, और 30 नवंबर के बाद हम जो है इस पर इंतखाबी शेड्यूल जारी करने के बारे में अपने लाइम तैयार कर रहे हैं, रोड मैप तैयार कर रहे हैं। तो हमारी नुक्ता नज़र से जैसे हमें इत्तलाएं मिलती रहती हैं, उसमें तो ये है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 30 नवंबर को जो अपना इंतखाबी शेड्यूल जारी करेगा वो बड़ा अहम तरीन ये मामला होगा कि वो 50 दिन का मामला होता है इंतखाबी शेड्यूल सेक्शन 57 के तहत। तो वो इलेक्शन 20 या 25 जनवरी को होने के इम्कानात हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो बड़ी अहम बात जो आपने शुरू में कही है वो है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो हमारा सेल्फ कंटेन्ड डॉक्यूमेंट्स होता है, ये अपना कागजात नामजदगी, उसमें उन्होंने बड़ी अहम रूल में वो तब्दीलियां ला रहे हैं, और उसके तहत उसकी बड़ी छानबीन होनी है, उसकी जांच पड़ताल होनी है। उसको रस्मी जांच पड़ताल नहीं हो रही कि आप पूछे कि आप दवाई कनूत पढ़ के फारिग हो जाए, वो बातें नहीं होंगी। उसके अंदर सबसे बड़ी अहम बात ये होनी है कि उनकी तमाम जांच पड़ताल की जाएगी, और ऐसी जांच पड़ताल की जाएगी कि जो कागजात नामजदगी जमा करवाएगा उसको पसीना आ जाएगा, उसको ख्याल आएगा जी मैंने कहाँ कागजात नामजदगी जमा करवा दी। उसका सारा तमाम जो है उसकी न्याय इंक्वायरी करेगी, एहतसाब ब्यूरो, HBR, FIA, और इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये तमाम इदारे जो हैं उनके नुमाइंदे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो बना हुआ है अंदर पॉलिटिकल नहीं फाइनेंशियल विंग जो बना हुआ है, वो उसकी तमाम जांच पड़ताल करके वो वेबसाइट पर अपने ईमेल के जरिए भी, वेबसाइट पर भी रिटर्निंग ऑफिसर को तमाम चीजें उसको बता दी जाएगी जब वो कागजात नामजदगी के लिए अंदर दाखिल होगा रिटर्निंग ऑफिसर के पास। तो अब पहले होता था कि लोग शिकायतें करते थे, लोग बताते थे कि जनाब इसके बारे में उसकी गवाहियां करते थे या उसकी खराबियां बयान करते थे, वो खत्म। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आज खुद उसके तमाम सेल्फ कंटेन्ड डॉक्यूमेंट्स को चेक करवाना है इन इदारों से जो मैंने आपको नाम बताए। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जो तमाम कागज से कर्जे लिए हैं नहीं, लेकिन कंवर दिलशाद साहब ये टाइम टेकिंग नहीं है कि एक तरफ आप देखें कि सियासी जमातें कह रही हैं फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाएं, टाइम कम है, तो ये एक लंबा प्रोसेस नहीं होगा सर? टाइम किस बात का कम हो गया? टाइम तो रोड मैप जो इलेक्शन कमीशन ने 30 नवंबर को देना है, 30 नवंबर को जो इंतखाबी जो है शेड्यूल जारी होगा ना, इससे पहले तो सारे उन्होंने अपने होमवर्क कर लिया है। जब वो कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे, असल तो पाकिस्तान की गुड गवर्नेंस के लिए, आइंदा आने वाली क़यादत के लिए सबसे बड़ी अहम बात यह है कि वो कागजात नामजदगी के मरहले से गुजर जाएं, तब पता चलेगा कि जी हाँ आइंदा साफ सुथरी क़यादत आ रही है। ये तो नहीं होगा उसने अरबों रुपए के कर्जे माफ करवा दिए, करोड़ रुपए कर्जे माफ कर दिए, इलेक्शन में हिस्सा ले लिया, रीशेड्यूल करवा दिया। ये सारी बातें जो होते हैं ये माजी की बातें हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने सारा इसके ऊपर काम करना है। जो हमारे इदारे देख रहे हैं उनको भी आपकी बहुत बड़ा आपका चैनल, आपका बहुत बड़ा माशाल्लाह नाम है।
तो उसमें वो सारी चीजें लोग देखेंगे। हम भी आपके जरिए पैगाम देना चाहते हैं कि जनाब इनकी छानबीन सद्दार से करवाई जाए, ताकि आवाम में तासर पैदा होगा। जिसको हम वोट कास्ट करने जा रहे हैं वो हमारा ही नुमाइंदा है। तो कमर दिलशाद साहब, हम ये कह सकते हैं कि बहुत से कैंडिडेट जो हैं उनके नामजदगी फॉर्म जो हैं वो रिजेक्ट भी होंगे, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि इतनी सख्त होगी कि माजी में वो तो मंजूर हो चुके हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो आप फरमा रहे हैं इसके बाद बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनके फॉर्म जो हैं वो रिजेक्ट भी हो सकते हैं। जी, असल डॉक्यूमेंट्स आज तक हमने सारे प्रोग्राम किए, हमने भी बड़ी जद्दोजहद की है। इस पे कभी कभी कागजात नामजदगी की सही मायनों में जांच पड़ताल ही नहीं हुई। आप ये देखेंगे जांच पड़ताल सही तरीके से अगर आप कर लेंगे तो उसका पूछा जाएगा कि आपने जो इलेक्शन में खर्च करना है 1 करोड़ रुपया, जो अभी बढ़ा दिया गया है एक्सपेंसेस का, और सफाई असम्बली के लिए 40 लाख, तो ये पूछेगा जो आपने जो 1 करोड़ रुपया जो खर्च करना है, तो आप ये बताएं ये पैसा कहाँ से आएगा। आप इसके अगर ये हमारे जो पुराने जो मेंबरान असेंबली जो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे तो पूछेंगे आपने जो तरक्याती फंड में करोड़ों रुपया हासिल किया था, हमें ये बता दें वो करोड़ों रुपया की आपने कौन सी तामीराती काम शुरू किए थे, कौन सा रोड मैप बनाया था आपने, उसकी हमें इसके बारे में हमें आप ब्रीफ करें। तो ये बताइए जो करोड़ों रुपया लिया है तरक्याती फंड के नाम से, वो भी पूछा जाएगा। ये सारी बात बिल्कुल बिल्कुल। कमर दिलशाद साहब, आपने एक बात कही कि 30 नवंबर को जो है वो शेड्यूल जारी किया जाएगा। कमर दिलशाद साहब, आपने कहा कि 30 नवंबर को जो है वो शेड्यूल जारी किया जाएगा, वो बाद में उससे कागजात नामजदगी पूछा जाएगा उससे। ठीक है। कमर दिलशाद साहब, आपने कहा कि 30 नवंबर को जो है वो इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करेगा या आगे की तारीख देगा, तो ये फिर हम कह सकते हैं कि उससे पहले जो है वो तारीख का ऐलान नहीं होने जा रहा इलेक्शन की। जो रूल बना रहा है, चेंज कर रहा है, सारे मामला कर रहा है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपके सामने आ जाए। ये मैं बताऊं, बांग्लादेश में जब आप इंतखाबी कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं तो वहां का रिटर्निंग ऑफिसर पूछता है कि जनाब ये वहाँ 30 लाख रुपया नहीं कहते, टिका कहते हैं, वो कहते हैं ये जो 30 लाख टिका जो है ये 10 लाख टिका। कमर दिलशाद साहब सर, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो एक सवाल ये ले लें कि 30 नवंबर को जो आपने एक बात की कि 30 नवंबर को तारीख का ऐलान किया जाएगा, तो हम ये कहें कि जो इलेक्शन कमीशन है 30 नवंबर से पहले वो इंतखाबात के हवाले से शेड्यूल का ऐलान नहीं करने जा रही, बल्कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान या शेड्यूल जो है वो 30 नवंबर को होगा। ये सारे नुमाइंदे जो है वो रिपोर्ट पेश कर देंगे थ्रू अपने वेबसाइट के जरिए, ईमेल के जरिए, तमाम आईने की तरह सामने आ जाएगा रिटर्निंग ऑफिसर के आधार पर। जो इसका नाम दबाएगा, बटन दबाएगा, सब चीजें उनके सामने आ जाएगी ऑफिसर के। कमर दिलशाद साहब, सर मेरी आवाज आ रही है आपको? ये सारी चीजें नजर आ रही है ना, इससे मुल्क संभलेगा ना, ऐसी से मुल्क संभलेगा। वरना तो ये पुराने लोग जो हैं जो करोड़ों अरबों रुपया ले गए हैं तरक्याती फंड के नाम से, तो उनका कोई हिसाब लिखता है। अब हिसाब इलेक्शन कमीशनर ले रहा है ना कागजात के नामजदगी के हवाले से। तो ये 2018 में भी ये उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमीशनर फखरुद्दीन जी इब्राहिम ने ये रूल बनाया था, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने ठीक है कमर दिलशाद साहब, हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लें और ब्रेक के बाद जो कानूनी हवाले से जो जिन बातों का जिक्र किया जा रहा है कि कौन कौन से चैलेंजेस जो हैं वो हो सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। इस वक्त जैसे आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राना सनाउल्लाह साहब का जैसे हमने जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है वो हिफाजती ज़मानत हासिल करने के बाद ही वो वतन वापस आएंगे। इसके बाद अब ये सवालात भी उठना शुरू हो गए हैं कि शायद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वतन वापस ना आए या फिर तारीख में एक बार फिर तब्दीली की जाए। खुर्शीद शाह साहब ने पहले ही हमारी प्रोग्राम में कहा था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वतन वापस नहीं आएंगे। कानूनी चैलेंजेस क्या होंगे उन रहनुमाओं के लिए जिनके केसेस थे, जिनको रिलीफ मिला इन नैब तरामीम के ज़रिए, और आज उन्हीं नैब तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फौरी तौर पर मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ भी सामने आया और राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम तो चाहते थे कि ये बेरहमाना जो कानून है ये ख़त्म हो, और उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम लीग नून हो वो तो ये तमाम केसेस जो है वो भुगत चुकी है, लेकिन हम चाह रहे थे कि ये कवानीन ख़त्म हो, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी पहले कह चुकी है कि नैब जो है वो काला कानून है। तो अब इस हवाले से हम देखें तो मुस्लिम लीग नून ने यह वाज़ेह कहा कि शायद अब चेयरमैन PTI को ज़मानत ना मिल सके, 90 रोज़ का रिमांड होगा, जेल में रहेंगे। इस हवाले से फिर ये भी राय आई कि जो रिमांड की बात है या जिन चीज़ों का जिक्र राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया उसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट के फैसले में
कहीं भी नहीं है। इस हवाले से हम देखें तो जो इंतखाबात के हवाले से जो बात थी, अब इलेक्शन के हवाले से ये भी बात सामने आई कि पीपल्स पार्टी ने पहले मुतालबा किया और ये कहा गया कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाए जाए। हमने देखा कि पूरी पीपल्स पार्टी जो थी वो ये मुतालबा कर रही थी कि आइन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आप हल्का बंदियां करवाएं, हल्का बंदियों को छोड़ें, आप इंतखाबात की तरफ जाएं और इलेक्शन की तारीख दें। फिर हमने देखा कि अचानक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने इंतखाबात के हवाले से बड़ा अहम बयान दिया और ये कहा, जहां मतलब एक तरफ पीपल्स पार्टी कह रही थी कि आइन में हल्का बंदियों का जिक्र नहीं है, वहीं पीपल्स पार्टी के जो शरीक चेयरमैन हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उन्होंने कहा कि हल्का बंदियां जो हैं वो आइन के तहत इलेक्शन कमीशन पाबंद है हल्का बंदियां करवाने के लिए और हल्का बंदियों के बाद ही इंतखाबात की तरफ जाया जाएगा। तो उसके बाद एक नई बहस छिड़ी कि शायद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो सेम पेज पर नहीं है और उनमें इख्तलाफात हैं। लेकिन आज जो सीईसी का इजलास था उसमें हमने देखा कि ये मौक़िफ़ सामने आया। सलीम मांडीवाला साहब की गुफ्तगू आपने सुनी कि उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब सेम पेज पर हैं। लेकिन जो अहम बात है उसमें पीपल्स पार्टी ये समझती है कि निगरान हुकूमत जो है सिंध की, उस हवाले से जो ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो कानून के मुताबिक नहीं हो रहा और ना ही वो सूबाई हुकूमत का मैंडेट है। और सलीम मांडवीवाला ने यह भी कहा है कि सीईसी में जो वफाक की हुकूमत है, यहाँ जो काबीना में अरकान को शामिल किया गया है, पीपल्स पार्टी ने उन पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और वाज़ेह तौर पर कहा है कि ऐसे लग रहा है कि जैसे निगरान हुकूमत नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजल रहमान का जो बयान था, जो इल्ज़ाम लगाया गया पीपल्स पार्टी के ऊपर कि उनकी वजह से इंतखाबात में ताख़ीर हो रही है, उस बयान को भी मुस्तरद कर दिया है। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना ही, अगले प्रोग्राम तक दें, अल्लाह हाफ़िज़।